हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 काउंसलिंग के नोटिफिकेशन अब आना स्टार्ट हो गए हैं और जैसा आप सबको पता है कल यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग का भी ब्रोचर रिलीज हो गया है जिसमें उन्होंने यूपी नीट 2025 काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस डिटेल में दी है। भाई किस राउंड के क्या रूल है, जैसे राउंड 1 के कौन से रूल है, राउंड 2 में क्या रूल है, राउंड 3 के क्या रूल है, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फीस कितना पे करना होगा, उसके बाद जब सीट अलॉट हो जाएगी तो फिर आपकी एडमिशन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। और इसके साथ में इन्होंने दिया है सीट मैट्रिक्स की किस कॉलेज में कितनी सीट है। तो इस वीडियो में हम यूपी नीट 2025 काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो सीट मैट्रिक्स दिया है, भाई कितनी सीट गवर्नमेंट में बढ़ा है, कितना आपका प्राइवेट में इंक्रीज हुआ, किस कॉलेज में कितनी सीट बढ़ी है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है उसका यूपी 2025 कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट आ सकता है, ताकि आपको यह आइडिया आ जाए आपकी रैंक के बेस पर आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इससे पहले हम एक बार ब्रोचर देख लेते हैं क्योंकि वो एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। वैसे उससे कुछ समझ आपको आई थिंक नहीं आएगा, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक तो हिंदी में दिया है, हिंदी इतनी टिपिकल है, काफी अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहीं आएगी। दूसरा, इन्होंने जो रूल्स वगैरह दिए हैं, एक रूल किसी पेज पे लिखा है, दूसरा रूल कहीं पर लिखा है, तीसरा कहीं लिखा है, तो सब कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और पूरा पढ़ने के बाद ये लगता है कि यार पजल हो गए, कुछ भी समझ हमें नहीं आया। तो जिसने पढ़ लिया होगा उसे मेरी बात समझ आ गई होगी, जो पढ़ेगा उसे पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा कि पढ़ तो लिया लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इस जो ब्रोचर को मैंने बिल्कुल सिंपलीफाई किया है इस पीपीटी में, और यहाँ पे हमने अलग अलग पीपीटी बना रखी है, जैसे कौन से कोर्सेज के लिए है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस पेमेंट कैसे है, कितना फीस पे करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और आपके राउंड वाइज रूल्स क्या क्या हैं। जैसे ये फ्लो चार्ट बना राउंड 1 के रूल का, फिर ऐसे ही राउंड 2 का हमने बना रखा है ताकि हर पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो, और साथ के साथ जो डाउट आपका जिस स्टेप पे आ सकता है वो मैं साथ के साथ क्लियर करता जाऊंगा। तो जिन बच्चों को यूपी नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि देखो भाई जो सिक्योरिटी मनी होती है ना वो काफी भारी होती है, और अगर आपने रूल सही से फॉलो नहीं किया तो कुछ भी रूल आपने वायलेट कर दिया तो सीधा आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 है, तो या तो ये 30 मिनट लगा लो या फिर 30,000 को भूल जाओ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये काउंसलिंग प्रोसेस कौन से कोर्स के लिए बना है, यहां पर भी बच्चों को डाउट आता है। जैसे भाई ये जो काउंसलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो यूपी नीट की जो वेबसाइट पे आज ब्रोचर रिलीज हुआ है वो एमबीबीएस और बीडीएस का ही काउंसलिंग करवाएगा। अब अगर आपको स्टेट कोटा में बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग ये सब कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो ये काउंसलिंग आपके लिए नहीं है। उसके लिए आपको सेपरेट कोई वेबसाइट होगी, वो आपको देखना होगा जहां पर यूपी स्टेट कोटा की बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होगी। ये बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए। दूसरा डाउट बच्चों को आ जाता है कि सर मुझे एमबीबीएस के प्राइवेट में एडमिशन लेना है, या मुझे सेमी गवर्नमेंट में लेना है, या मुझे गवर्नमेंट में लेना है, तो क्या अलग अलग काउंसलिंग होगी क्या? भाई चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे आपका सेमी गवर्नमेंट हो, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग इस upneet.government.in वेबसाइट से ही होने वाली है, मतलब जो कल आपका ब्रोचर आ रहा है। तो ये दोनों डाउट आई थिंक आपके क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सर क्या मैं एलिजिबल हूं क्या यूपी काउंसलिंग के लिए? तो यहां पर देखो ये कंडीशन आपके लिए है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप नीट 2025 में क्वालिफाइड होने चाहिए, और दूसरा जो क्लास 12 वाला क्राइटेरिया है 50% वाला, अपनी अपनी कैटेगरी के लिए आप देख लेना, उसका भी आपका फुलफिलमेंट होना जरूरी है। तो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है सर आप मैं यूपी का रहने वाला हूं। अब आप यूपी के रहने वाले हैं तो दो कंडीशन है यहां पर। अगर आपने 10 और 12 अपने स्टेट से ही की है, यूपी से ही की है, तो आपके लिए यूपी डोमिसाइल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने 10-12 बाहर से की है या कोई एक बाहर से की है, इन दैट केस आपको यूपी डोमिसाइल देनी पड़ेगी, लेकिन कंडीशन है ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। मतलब अगर आपको यूपी के किसी प्राइवेट में एडमिशन लेना है एमबीबीएस में या बीडीएस में, तो फिर ना तो आपका यूपी स्टेट से होना जरूरी है और ना ही आपके लिए यूपी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है। तो ये डाउट आपका क्लियर है? क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि भाई सर मैं तो हरियाणा से रहने वाला हूं, क्या मैं यूपी के प्राइवेट में एडमिशन ले सकता हूं क्या? आप बिल्कुल ले सकते हैं, यूपी एक ओपन स्टेट है। कंडीशन बस ये है आप क्वालिफाइड हो नीट 2025 एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिया हो,
यूपी की नीट 2024 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो और अगर स्टे राउंड में कोई सीट आपको मिली थी और आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया था तो इन दैट केस भी आप एलिजिबल नहीं है। और इसके साथ लास्ट ईयर आपको कोई सीट मिली थी, आपने एडमिशन ले लिया था लेकिन कॉलेज जाने से बंद कर दिया, कॉलेज से एडमिशन अपना निकाल लिया, तो इन दैट केस भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ये होगी आपकी यूपी काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा। तो ये एक वेबसाइट है upnit.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपका सब कुछ होने वाला है। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट विजिट ना करें। आजकल के टाइम पर कुछ स्कैम होते हैं, सिमिलर वेबसाइट आपको देखने में लगती है, जैसे वो क्या करेगा upnit.in ले लेगा, यूपीनीट कुछ और .com ले लेगा, तो कई बच्चे वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फीस पे कर देते हैं, बाद में पता चलता है तो स्कैम हो गया। तो आपको ये नोट डाउन करके रखनी है, सब कुछ इसी वेबसाइट पे होने वाला है, रजिस्ट्रेशन भी, सीट मैट्रिक्स भी, रिजल्ट भी। इसके अलावा कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट। रजिस्ट्रेशन कब होगा सर? भाई देखो अभी शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ही शेड्यूल आएगा हम अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए आप बीवाइज क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, उसका ग्रुप आप ज्वाइन करके रखें और ये यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा फीस पेमेंट। सर कैसे फीस करना होगा, कितना पेमेंट लगेगा? तो दो टाइप की फीस आपकी, रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी अमाउंट। ये आपने देखा भी होगा नोटिफिकेशन में, पंजीकरण और धरोहर राशि, तो उसका मीनिंग यही है। अब रजिस्ट्रेशन फी है जो आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो रिफंड नहीं होगी। कितनी है आगे डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी अमाउंट आपकी रिफंडेबल है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग के रूल्स का। अगर आपने कोई रूल सही से फॉलो नहीं किया, आपने कोई रूल वायलेट कर दिया, तो इन दैट केस आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। और क्या रूल्स हैं, कैसे आपको फॉलो करना है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं राउंड वाइज। अब एक पॉइंट का और ध्यान रखना है, ये सिक्योरिटी अमाउंट आपके कैसे आएगी? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर घर पे कैसे आएगा? क्या नहीं, आपके उसी अमाउंट उसी अकाउंट में आएगी जिससे आपने पे किया था। तो यहां पर एक पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखें। कई बार बच्चे कैफे से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और वो भैया अपने ही अकाउंट से पे कर देते हैं, तो बाद में जब ये रिफंड आएगा तो इन्हीं के अकाउंट में आएगा। तो कई बच्चे बोलते रहते सर मेरा तो सिक्योरिटी अमाउंट आया ही नहीं, और पता चले सिक्योरिटी अमाउंट कैफे वाले भैया के अकाउंट में आ गया है और उन्होंने आपको बताया नहीं। तो या तो इनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हो, या आपको रिफंड कर दें, आपको बता दें, या फिर आप कोशिश करें अपने ही अकाउंट से, मम्मी या पापा या खुद का, उसी का यूज करें इस पेमेंट करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी मनी कोई कम अमाउंट नहीं है, काफी अच्छा हैवी अमाउंट अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है भाई, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फीस कितना लगेगा? तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 1 से भी शुरू कर सकते हैं और डायरेक्ट राउंड 3 में भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी जो फीस लगेगी वो 2000 रुपीज लगेगी। ठीक है। स्टे राउंड में ये मैंने अलग से क्यों लिखा है, देखो भाई आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हो या उनमें से किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट किया हो, तो स्टे राउंड के लिए अलग से फीस आपको देनी पड़ेगी, या फिर आप पहली बार स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने आए हैं, इन दैट केस भी आपको फीस पे करना होगा। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है इस साल, लास्ट ईयर तक ये फीस 1000 रुपीज थी, इस साल इसको इंक्रीज करके 2000 कर दिया है। रीजन मुझे नहीं पता है ना, हो सकता है उन्होंने अपना बैलेंस बढ़ाना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो जैसे मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कॉलेज का भी है और प्राइवेट का भी है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, अगर उसी में आपको ओनली एडमिशन चाहिए तो आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी 30,000। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो इन दैट केस आपको एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी मनी देना है और बीडीएस के लिए 1 लाख। तो यहां पर कुछ बच्चों को डाउट ये आ सकता है, सर मेरी रैंक है 40,000, मुझे समझ नहीं आ रहा सर कि गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट में भी जाना पड़ेगा। तो अगर आपको यह है कि गवर्नमेंट में भी कॉलेज फिल करने हैं और प्राइवेट के भी चॉइस फिलिंग करनी है, तो इन दैट केस आपका हायर अमाउंट लगेगा। एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपीज, ऐसा नहीं है कि 2 लाख ये अलग से और 30,000 अलग से, टोटल कितना लगेगा? ओनली 2 लाख रुपीज। बीडीएस के लिए ओनली 1 लाख रुपीज। तो ये भी आप क्लियर रखें। और कोई डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें सर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको प्रिपेयर करके रखना भी चाहिए, क्योंकि अब काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। कब से स्टार्ट होगी इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं काउंसलिंग की डिटेल्ड शेड्यूल पर, वो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब देखो भाई, सबसे पहले
आपको चाहिए 10th की मार्कशीट, दूसरा आपको चाहिए 12th की मार्कशीट, और थर्ड चाहिए अगर आपके ऊपर कोई कास्ट सर्टिफिकेट की नीड है तो, जैसे ओबीसी के बच्चे हैं जिनको रिजर्वेशन लेना है, या ईडब्ल्यूएस है, या एससी है, या एसटी है, इन दैट केस आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा कुछ और सर्टिफिकेट हो सकते हैं, अगर आपको जैसे एक्स सर्विसमैन कोटा चाहिए तो इन दैट केस आपके पास वो सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल मैंने ऊपर बताया था भाई किसको रिक्वायर्ड है किसको नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने यूपी में 10th 12th बाहर से की है तो इन दैट केस डोमिसाइल नीड होगा, प्राइवेट में लेना है तो डोमिसाइल की नीड नहीं है। इसके अलावा नीट का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यूपी काउंसलिंग के टाइम रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट आता है इन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कहां होगा सर, तो यूपी जो काउंसलिंग बॉडी है उसने 20 नोडल सेंटर बनाए हैं जहां पर आपका ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर कहीं जाने की नीड है, ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, बट आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नोडल सेंटर अपना चूज करना होगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इनमें से आप देख लें जो भी आपके घर के पास हो। नेक्स्ट आ जाता है रिजर्वेशन क्या है, भाई इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूपी में गर्ल्स के लिए सेपरेटली रिजर्वेशन है। कितना है, 20% है। बाकी डिफेंस के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए और एनसीसी कैडेट अगर है तो उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है। यूपी गर्ल्स के लिए कैसे रिजर्वेशन है, देखिए भाई जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी टोटल 100 सीट है तो उसमें से 20 सीट ओनली गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज और गर्ल्स के लिए टोटल अलग से बचती है 80 सीट, उसमें बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी। लेकिन ये जो 20 सीट है इन पर ओनली गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। सिमिलरली अगर ओबीसी की मान लीजिए 50 सीट है यूपी में, तो इन दैट केस 50 × 20% दैट इज 10 सीट, तो वो 10 सीट रहेंगी ओनली ओबीसी गर्ल्स के लिए। तो इसका मतलब ये है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ लें। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे काउंसलिंग के राउंड्स कितने हैं और इनके रूल्स क्या है। राउंड आप सबको पता है 4 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रेट राउंड। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राउंड 1 के रूल। अब देखो असली कहानी शुरू हो गई है काउंसलिंग प्रोसेस की। कहीं पर कोई भी डाउट आए आप कमेंट करके पूछे, हम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन मैं इतने सिंपल वे में समझाऊंगा, आई होप सबको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले है देखो भाई राउंड 1 रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस पेमेंट आपकी हो गई, आपने चॉइस फिलिंग कर दी। लेकिन चॉइस फिलिंग में एक पॉइंट का हमें ध्यान रखना है कि चॉइस लॉक यूपी काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो आपको कॉलेज में आपको सीट अलॉट ही नहीं होगा, एडमिशन तो बाद की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है, आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं कॉलेज कि नंबर 1 पर ये कॉलेज है, 2 पर ये है, 3 पर ये रखूंगा, 4 पर ये रखूंगा। तो कुछ बच्चे तो ऑलरेडी अवेयर होते हैं कि ये कॉलेज अच्छे हैं, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनेगी या मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। अगर आपको चॉइस फिलिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि सर आप हमारी हेल्प कर दें, तो बीवाइज क्लासेज का एक नीट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है जिसके लिए आप 9429693672 पर कॉल करके बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प करूंगा, मैं ही आपके लिए चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करूंगा और थ्रू आउट द काउंसलिंग जो भी डाउट आपका होगा वो आप कॉल पर हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो ये आप पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद क्या होगा। तो जैसे ही आपको सीट अलॉट हुआ या सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लें या फिर आप उस सीट को छोड़ दें, और थर्ड ऑप्शन एक है एडमिशन लेके आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दें। मान लीजिए एक बच्चा अंकित है, इसको एक सीट मिल गई, अब सीट इसने लिया, इसको लगा यार हाँ मेरे मर्जी का कॉलेज मिल गया, जैसे मान लीजिए इसको केजीएमसी मिल गया, तो इसका क्या होगा, एडमिशन लेगा, क्लियर कर देगा। अब किसी बच्चे को जीएसवीएम कानपुर मिल गया, तो इस बच्चे को ये हो सकता है यार थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिल सकता, तो ये क्या करेगा, इसमें एडमिशन ले लेगा और साथ में क्या कर देगा, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देगा। अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है यार उसे तो नया कॉलेज मिला है, उसको लगता है यार यहाँ पे मेरे को एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है, बेटर है मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करूं। तो इन दैट केस आपके लिए फ्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है यूपी काउंसलिंग में। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं होती। जैसे ही सीट अलॉट हुआ, आपने अगर कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया तो मतलब आपका ये प्रोसेस हो गई। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, मतलब ऐसे कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे को सीट मिली और मैं छोड़ रहा हूं, या कोई मेल करना या कॉल करना, कुछ नहीं करना, सिंपल
नो एक्शन, दैट इज फ्री एग्जिट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है 2 दिन पहले से राउंड 2 की जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे 2 दिन पहले ये फ्री एग्जिट आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नो सीट, मतलब कि आपको राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिली तो आपके लिए क्या है भाई, आप जाएंगे सेकेंड राउंड में, बस यही है, उसमें और कुछ तो ज्यादा नहीं है। तो फिर आप जैसे सेकंड राउंड में जाएंगे, फिर आपके वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर बच्चों ने ऑलरेडी अपना फीस वगैरह दे रखा था या कोई फर्स्ट टाइम यहां पर आया है तो इन दैट केस आपको दोबारा, मतलब अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको फीस वगैरह देना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो सब कुछ। अगर आप पहले से ही काउंसलिंग में बने हुए, जैसे जिसको सीट नहीं मिली तो वो डायरेक्ट राउंड 2 में आया, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब 2 टाइप के बच्चे हो गए, एक जिनको सीट नहीं मिली थी और जो फर्स्ट टाइम आए हैं सेकंड राउंड में। दूसरे बच्चे वो हो गए जिनको सीट मिली थी, एडमिशन भी लिया है, बट उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा था। तो सबसे पहले हम इनका डिस्कस करते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। तो जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, अब क्या हो सकता है उसको और नया कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, या फिर उसकी कोई नया कॉलेज अलॉट ना हो, वही का वही कॉलेज रह जाए, मतलब कोई नई सीट ना मिले। अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो इन दैट केस आपकी जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो आपके लिए अभी सेव है, मतलब आपका वो एडमिशन बना हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है अगर सीट आपको नहीं मिलती है। और अगर आपको नई सीट अलॉट हो जाती है तो इन दैट केस फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप या तो नए कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लें या फिर आप इस नई सीट को छोड़ दें, मतलब एडमिशन ना लें। अगर आप एडमिशन ले लेंगे फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो इन दैट केस यहां पर एक पॉइंट आ जाता है कि आपने जो 30,000 या प्राइवेट के लिए जो 2 लाख रुपए दे रखे हैं, ये सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंड नहीं होगी। समझ आया कि अपग्रेडेशन हमने करवाया था लेकिन नई सीट अलॉट होने के बाद हमने एडमिशन नहीं लिया, तो इन दैट केस आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब अगर सीट नहीं मिली है, नहीं, वो मैंने बता ही दिया, फर्स्ट राउंड वाली सीट आपके लिए रहने वाली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अदर स्टूडेंट का जो पहली बार सेकंड राउंड में आए हैं या फिर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला था। तो इनके पास भी 2 ऑप्शन होंगे, कौन कौन से, या तो उनको सीट मिल जाएगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिलती है तो आप या तो ऑल इंडिया कोटा में चले जाएं या फिर राउंड 3 का वेट करें। अब अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, या तो आप एडमिशन ले लेंगे या फिर आप उस सीट को छोड़ भी सकते हैं। और जिन बच्चों ने अगर एडमिशन ले लिया है, एक ऑप्शन उनके पास ये भी है कि वो अपनी सीट को अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीएसवीएम कानपुर मिला लेकिन आपको लगता है यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखना, अगर आपने सीट मिली और सीट छोड़ दी तो इन दैट केस आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा, ये फ्री एग्जिट नहीं है। अब आपने 30,000 रुपए दिए थे या प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए दिए थे तो ये पैसा आपका जा सकता है। तो इसलिए जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसलिए मैंने हमारे काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में भी बताया है ताकि आपसे ऐसी मिस्टेक्स ना हो कि आपने चॉइस फिलिंग ही उतने ध्यान से फिलअप करो कि जो कॉलेज मिलेगा वहां पर एडमिशन जाकर ले लेंगे, ताकि सिक्योरिटी मनी का जो रिफंड वाला प्रोसेस है वो हमारे को नौबत ही ना आए कि हमारी सिक्योरिटी मनी ना जाए। ये 30,000 2 लाख रुपीज काफी हैवी अमाउंट है, ठीक है भाई। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब ऐसा भी एक ऑप्शन है कि हो सकता है आपने राउंड 2 में जब सीट अलॉट हुआ था और आपने एडमिशन भी ले लिया था जाके, लेकिन बाद में लगा यार ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, तो इसने यूपी काउंसलिंग ने आपके लिए रिजाइन का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन कितने दिन पहले, 2 डेज बिफोर थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग के। अगर आप इसके बाद करते हैं फिर आपको राउंड 3 के रूल्स लगेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप कर देंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी और आपने जो एडमिशन फीस दिया था गवर्नमेंट कॉलेज में वो पूरा जाएगा, और प्राइवेट में आपका 50% एडमिशन फीस जा सकती है। तो ये आपके लिए काफी सख्त रूल है, बट एक ऑप्शन है कि आप रिजाइन दे पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राउंड 3 के रूल। ये हमारा मॉकअप राउंड, इसको हम पहले बोलते थे लेकिन अभी राउंड 3 बोलते हैं, तो इसके भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट राउंड है और
काफी बच्चों को यहाँ पर कई बार अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जैसे अपग्रेडेशन वालों को या कोई पहली बार आता है न्यू राउंड में तो उनके लिए। तो यहाँ देखो भाई, अब यहाँ भी वही बच्चे हैं या तो अप्लाई किए होंगे अपग्रेडेशन के लिए या फिर अदर स्टूडेंट होंगे जिनको पहले सीट नहीं मिली या फर्स्ट टाइम राउंड 3 में आए हैं। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है आपको नई सीट अलॉट हो जाए या फिर आपको नई सीट अलॉट ना हो, तो जो पहले वाली सीट थी वो आपके लिए रहने वाली है, मतलब आप वहां पर जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया अपग्रेडेशन वालों के लिए जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। अगर आपका नया अपग्रेडेशन हुआ है तो आपको क्या करना होगा, नए कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा और इसके बाद आपकी कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाली, क्योंकि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई, एडमिशन आपने ले लिया है, तो इन दैट केस फिर आप जो आपका स्टे राउंड है वहां पर आप नहीं जा सकते। और अगर आपने नई सीट पर एडमिशन नहीं लिया तो इन दैट केस आपका सिक्योरिटी मनी जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे राउंड 3 के रूल जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो बाकी के स्टूडेंट है उनका क्या होगा सर। तो उसमें भी वही पॉइंट है, या तो आपको राउंड 3 में अदर स्टूडेंट को सीट मिल जाएगी या सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिलती है तो आपके पास स्ट्रे राउंड बचता है या फिर आपके लिए जो आपका ऑल इंडिया कोटा है वहां पर आप जा सकते हैं। फिर आपके इधर बचता है गोल्ड सीट, जिनको सीट मिल गया है आप एडमिशन लें और वहां पर जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, नो काउंसलिंग, कहीं भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जा सकता है इस केस में भी। तो ये हमारे राउंड 3 के रूल्स हैं, ऑलमोस्ट राउंड 2 के सिमिलर ही है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी इसको कवर किया है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है रिजाइन फ्रॉम राउंड 3। भाई आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, राउंड 3 से भी आप रिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने एडमिशन लिया लेकिन उस कॉलेज में अब आपको लग रहा है कि यार ये इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, तो इन दैट केस आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी, जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया था वो रिफंड आपका नहीं होगा। और अगर आपने इन कॉलेजेस की फीस दे दी थी तो 100% फीस जा सकती है आपके गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट के केस में आपकी 50% ट्यूशन फी भी जा सकती है। लेकिन ऑप्शन ये है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बेटर है कि आप रिजाइन दे दें, पूरे 5 साल 5.5 साल बर्बाद ना करें। तो एक है ये कन्वर्जन एल्गोरिथम। अब जैसे राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, तो हो सकता है कुछ सीट अब बच जाए। तो इन दैट केस भाई जैसे एसटी की जितनी भी ये थी ना, पीडब्ल्यूडी, एक्स, फ्रीडम फाइटर या एनसीसी वाली, ये सारी सीट कन्वर्ट होकर आ जाएंगी एसटी में। मतलब जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल वाली सीट थी वो सारी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आ जाएंगी। अगर एसटी और एससी की सीट खाली रहती है, एसटी वाली आ जाएगी एससी में, एससी वाली सीट आ जाएगी जनरल में, ओबीसी वाली, मतलब जो स्ट्रे राउंड है उसमें जितनी भी सीट वैकेंट होंगी वो सारी जनरल कैटेगरी में आ जाती हैं, एक्सेप्ट एसटी कैटेगरी। एसटी वाली आ जाती हैं एससी में। मतलब 2 ही लोग हैं, जनरल वालों के लिए सीट है और एससी वालों के लिए है। लेकिन जनरल वाली सीट पे आप सबको पता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। ये मत सोचना कि हमारे लिए तो सीट ही नहीं आएगी स्ट्रे में, आपके लिए भी है, आप जनरल वाली सीट को ले सकते हैं। बट जो रिजर्वेशन वाला रूल है वो आपके लिए नहीं लगेगा। अब आ जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के क्या रूल है। वही ये मैंने बताया है, फ्री रजिस्ट्रेशन आप सबको करना होगा। आप चाहे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में फीस दे चुके हैं, सीट नहीं भी मिली है तब भी आपको दोबारा से फीस देना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तब भी आपको स्टे राउंड में फीस देना होगा। ये पॉइंट याद रखना कि स्टे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप कर सकते हैं यूपी काउंसलिंग में। ऐसा लेकिन हमारे ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं है, तो रूल अगर कोई चेंज आता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, एलिजिबल कौन नहीं है। अब भाई स्टे राउंड में ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई कर सकता है, कुछ एलिजिबिलिटी का भी यहाँ पर रूल लगा है। फर्स्ट, जिन्होंने कोई भी कॉलेज या कोई भी सीट राउंड 1, राउंड 2, 3 में मिली थी और वहां पर एडमिशन ले लिया है, वो बच्चे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर किसी को सीट मिला था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने सीट छोड़ दिया है, तो वो बच्चे भी यूपी के स्टे राउंड में नहीं आ सकते। फिर बचते ज्वाइंट एनी कॉलेज इन ऑल इंडिया कोटा। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग या किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन ले लिया है तो वो बच्चे भी स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने बीडीएस में एडमिशन लिया है यूपी के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के थ्रू, वो बच्चे एमबीबीएस के सीट के लिए स्टे राउंड में एलिजिबल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चों को ऐसे लगता है मैंने तो बीडीएस में ले लिया, अब मैं एमबीबीएस के लिए जा ही नहीं सकता, स्टे राउंड में आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपको बीडीएस का ठीक ठाक कॉलेज जहां आप सेटिस्फाइड है वहां पर एडमिशन ले लें और फिर स्टे राउंड का भी वेट आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अभी इसके रूल क्या है सर। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये होगा, या तो सीट मिल जाएगी या सीट नहीं मिलेगी। सीट अगर नहीं मिलती है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, अपने लिए बचती है हमारी नेक्स्ट नीट एग्जाम की प्रिपरेशन। मतलब आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ड्रॉप करें, है ना। फिर अगर सीट मिल जाती है तो आप या तो एडमिशन ले लें
और अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही, साथ में आप अगले साल के लिए 1 साल के लिए नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब जो बच्चे नीट 2025 में यूपी के स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट किए और अगर उनको सीट मिल गई और उन्होंने सीट छोड़ दी तो वो नीट 2026 का एग्जाम देके यूपी की काउंसलिंग में नहीं आ सकते। ये इसका मतलब है डिबार फॉर 1 ईयर। और सिक्योरिटी मनी तो भाई पहले से ही जा रहा है, यहां पर भी आपका जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रिजाइन फ्रॉम स्टे राउंड। तो यहां पर आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी, 1 साल के लिए डिबार हो जाएंगे। मतलब आपने स्टे राउंड में सीट मिली, कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि सर एडमिशन ले लेते हैं, चलो बाद में रिजाइन कर देंगे। अगर बाद में भी आपने रिजाइन किया, सिक्योरिटी तब भी जाएगी, 1 साल के लिए डिबार तब भी होंगे, और जो आपने एडमिशन फीस दिया था गवर्नमेंट में 100% आपकी चली जाएगी और प्राइवेट में भी 100% ट्यूशन फी आपकी जाएगा। तो ये स्टे राउंड के तो बहुत ही सख्त रूल है। इसलिए मैंने पहले भी बोला है कि काउंसलिंग में ध्यान से पार्टिसिपेट करें, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बीवाइज क्लासेज का ये पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन करें। बहुत मिनिमल फीस है, ये आपका नंबर है, इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अब पॉइंट बचता है हमारा बाकी के 2, सीट कितना बड़ा है और एमबीबीएस का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो उसके लिए हमें जाना होगा यूपी काउंसलिंग के ब्रोचर पर। तो एक बार मैं यहाँ पर खोल लेता हूं आपको भी, ताकि साथ के साथ दिख जाए कितने कॉलेज हैं और कितनी सीट हमारे स्टेट कोटा में आने वाली हैं। कहाँ गया भाई इसका, काफी नीचे दिया लग रहा है। यहाँ ये तो हमारे सेंटर हैं, ये आ गई है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल कॉलेज दिए हैं, टोटल सीट दी है। तो आप सबसे पहले कॉलेज देखेंगे, यहाँ पर टोटल कॉलेज आपके लिए है 44। तो एक हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है कि इस साल यूपी काउंसलिंग में जो अभी तक सीट मैट्रिक्स आई है उसमें कोई भी नया कॉलेज ऐड नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी यही 44 कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे और इस साल भी अभी तक यही है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब गवर्नमेंट कोई भी नया कॉलेज ऐड नहीं हुआ। अब अगर सीट की बात की जाए, टोटल सीट कितनी है, तो टोटल सीट लास्ट ईयर 5250 था और इस साल भी 5250 है। लेकिन जब आप इसका 2024 का अगर ब्रोचर देखेंगे, फर्स्ट राउंड में इनके 38 कॉलेज ही पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस साल 44 कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो राउंड 1 से ही आपका जो कट ऑफ है वो ड्रॉप हो जाएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे अगर लास्ट ईयर 23,000 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहा होगा, तो इस साल ये जाकर खत्म होगा 26 के आसपास। तो जिन बच्चों की रैंक 26,000 के आसपास है, उनको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल सकती है यूपी में जनरल कैटेगरी में। अगर ऑल इंडिया कोटा की बात की जाए, यूपी में टोटल ऑल इंडिया कोटा की सीट रहने वाली है 786, सेंट्रल पूल की 21, और आपके स्टेट कोटा में टोटल सीट इस साल है 4443। इसमें जनरल भी आ गई, ओबीसी भी आ गई, ईडब्ल्यूएस भी आ गया और SC ST सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी गवर्नमेंट सीट। अगर गवर्नमेंट बीडीएस की बात की जाए, एक ही कॉलेज है केजीएमसी में बीडीएस, और टोटल आपकी स्टेट कोटा की सीट है 51, ऑल इंडिया कोटा की है 9, और टोटल सीट है यहाँ पर 70। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज की सीट। हाँ देखो, अभी तक स्टेट की जो गवर्नमेंट सीट है वो नहीं बढ़ा है, कोई सीट इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीट इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 5950 सीट था और इस साल ये 6600 हो गया है। ऑल्दो कॉलेज वही है जो पिछले साल तक, लेकिन किसी किसी कॉलेज में सीट बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो 3 नंबर का कॉलेज है FH मेडिकल कॉलेज आगरा, इसमें कुछ 50 के आसपास सीट बढ़ा है। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज 250 हो गया, इसमें भी कुछ 100 के अराउंड सीट इंक्रीज हुआ है। बाकी आप ये कंपेयर कर लेना जिसका इंटरेस्ट है। मेरा प्राइवेट कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप देख लेना, बट सीट यहाँ पर जरूर 600-700 सीट आपके लिए इंक्रीज हुआ है। अब हम होप करते हैं कि भाई जो आगे के राउंड्स होने वाले हैं उनमें कुछ और, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाए या कुछ और सीट बढ़ के आ जाए, तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। तो ये मैं भगवान से प्रेयर करता हूं कि भाई बच्चों की सीट बढ़े। अब आ जाते हैं हमारे सबसे लास्ट पॉइंट पर कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है यूपी नीट काउंसलिंग में इस साल। तो एक बार मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बता देता हूं सभी कैटेगरी के लिए, और उसी के बेस पर हम देख लेंगे कि फिर इस साल क्या होने वाला है, ताकि एकदम क्लियर हमें आइडिया रहे कि मेरी रैंक ये है तो मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मैं ड्रॉप के लिए चला जाऊं। तो एक बार मैं खोल लेता हूं यहाँ पर
फोन में मेरे पास है वही। यूपी में अगर यूआर कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी की, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी ये थी हमारी 28,810। अगर मैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करूं तो वो हमारी कट ऑफ थी लगभग, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी हमारी 29,090, सॉरी ये ओबीसी का था। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस की सीट, वो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो था 29,364, और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 1,84,249, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 6,07,131। तो ये हो गई हमारी यूपी स्टेट कोटा की कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी वाले आप देख सकते हैं वही 28,810। सर इस साल क्या होगा? देखो अभी तक तो कोई भी सीट नहीं बढ़ी है, और अगर पूरी काउंसलिंग में बस इतना ही सीट रहा तो इसमें कोई मेजर इंपैक्ट किसी भी कैटेगरी में मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि यहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 29,000 हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लीजिए दूसरे स्टेट के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, या ऑल इंडिया कोटा में कुछ सीट बढ़ जाएंगी, उसकी वजह से भी अगर इंपैक्ट आएगा तो थोड़ा बहुत, और 29,200 या 29,500, इससे ऊपर जनरल और ओबीसी की कट ऑफ मुझे नहीं लगता जाएगी। और अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 30,000 मैक्सिमम, इससे ऊपर कॉलेज नहीं मिलेगा अगर इतना ही सीट रहा गवर्नमेंट में। एससी की अगर बात किया जाए 1,84,249 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1,86,000 हो सकती है, और एसटी का तो भाई 6 लाख तक ऑलरेडी है, तो वो 6,10,000 15,000 कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे गैस करना ठीक नहीं है। तो एक मैंने आइडिया दे दिया कि यूपी काउंसलिंग में आपको इन रैंक्स पर एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तो आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। पूरी वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, फिर भी आपके डाउट्स हो सकते हैं तो आप डाउट करके पूछें। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे डर है, मुझे काउंसलिंग में पहली बार पार्टिसिपेट करना है, या मुझे अपने रैंक के बेस पर मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप बीवाइज क्लासेज का काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम जो है ज्वाइन करें। उसके लिए आप 9429693672 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों के साथ जरूर बताएं, क्योंकि काउंसलिंग काफी कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो उनकी हेल्प जरूर होगी। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच।